मेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट्स की इश्यूज हैं, लेकिन उनको हम ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए इसके लिए लेट्स कॉल आवर डॉक्टर टू द मेन स्क्रीन एंड स्टार्ट विद द सेशन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिलेड दिस, सो सॉरी फॉर द डिले व्यूअर्स, एंड फॉर दिस स्पेशल session thank you UNS, thank you for arranging such expertise for us, thank you so much. Namaskar Dr. Khushbu and welcome to Fertility Dost. Thank you for having me here. So viewers, today we have Dr. Khushbu Anand with us. She's fertility expert and laparoscopic surgeon. तो आज अगर आपके कुछ क्यूरीज हैं लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी या ऐसे इन्वेसिव सर्जरी से रिलेटेड, देन प्लीज आप उनको भी जरूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। शी इज फ्रॉम मिलेनियम IVF पूर्णिया एंड डॉक्टर खुशबू के साथ हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करेंगे फॉर मेल इनफर्टिलिटी। सो वेलकम डॉक्टर खुशबू। एंड हमें पता है मेल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत कम सामने आते हैं, बट सामने आते हैं तो बहुत तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सो व्हाट आर दोज कॉमन ट्रीटमेंट्स? इनफर्टिलिटी यूजुअली फीमेल इश्यूज बोला जाता है, लेकिन जब मेल इनफर्टिलिटी की बात आती है तो यूजुअली मेन जो होते हैं इस चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अगर एक्सेप्ट करते भी हैं तो उन्हें थोड़ा डाइजेस्ट करने में ये मुश्किल होता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के साथ ही है, बाकी तो सारे पॉपुलेशन नॉर्मल है, सिर्फ उनके साथ ही, तो जनरली वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। वैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके लिए बहुत हैं। या तो हो सकता है सीमेन पैरामीटर्स किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हम लोगों को कम दिख रहे हैं, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन, इजैकुलेटरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर किसी कारण से टेस्टिस में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से इन दोनों के कॉज को देखते हुए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं हो रहा तब तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस है कि हम डायरेक्टली टेस्टिस से या फिर एपिडिडर्मिस से स्पर्म को एक्सट्रैक्ट कर लें और उसका यूज करें हम वाइफ में प्रेगनेंसी कराने के लिए। और इन केस अगर वो ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है कि स्पर्म्स बन तो रहे हैं बट वो ब्लॉकेज की वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं, उस केस में हम वेजोस्टोमी या फिर सर्जिकली उस ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं ताकि स्पर्म्स जो है वो बाहर आए और फिर उसको यूज किया जा सके, या तो IUI में या फिर IVF में या ICSI में। और इन तीनों पैरामीटर्स में ये डिपेंड करता है कि स्पर्म का नंबर जो है वो कितना है, कि IUI जो है 10 मिलियन से ऊपर होगा तो ही IUI के लिए हमें जाना है, अगर 1 से 10 मिलियन तक है तो हमें IVF ट्राई करना चाहिए, और अगर 1 मिलियन से भी कम आ रहा है तो ऐसे केसेस के लिए ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वो वाले मेथड से जो है उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन दो अगर स्पर्म्स पैरामीटर कम है, उनका नंबर कम है, मोटिलिटी कम है, तो उनके लिए ICSI रियली रेवोल्यूशनाइज कर दिया ट्रीटमेंट। राइट, सो वी कैन से कि ऑप्शंस या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं बहुत सारे, ज़रूरत है तो सही डायग्नोस्टिक की। डॉक्टर खुशबू, यूजली लोग कहते हैं कि एक सिंपल एनालिसिस, सिंपल टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बट इस टेस्ट को भी करने के बहुत तरीके हैं। कई बार लोग अक्सर कहते हैं हम घर से सैंपल ले जाते हैं और किसी ऐसे ही छोटी लैब से कर लिया, तो व्हाट यू सजेस्ट कि टेस्ट करवाने के क्या पैरामीटर्स फॉलो करने चाहिए और किस तरीके से ये टेस्ट एक अच्छी लैब से होना जरूरी है? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि लैब टू लैब वेरिएशंस भी होते हैं। आजकल कई ऐसी जगह पे जिन्होंने सिर्फ एक ड्रॉप सीमेन का लिया और उसमें टेस्ट करके वैल्यूज बता दिए, बट एक्चुअली इसके जो स्पर्म चेक करते हैं हम लोग, उसके कई गाइडलाइंस हैं। WHO मैनुअल कहता है कि एटलीस्ट उसको 2 to 3 डेज के एब्सटिनेंस में ही हमें चेक करना है। और यूजुअली अगर कोई हस्बैंड है जो कि स्पर्म सैंपल अगर वो लैब में नहीं दे पा रहा है तो घर में वो कलेक्ट तो कर सकता है, बट दैट सैंपल शुड रीच विद इन 1 आवर ऑफ इजैकुलेट। तो उसके बाद उसके सारे जो सारा सीमेन का वॉल्यूम है वो पूरा उस कंटेनर में, स्टेराइल कंटेनर में इजैकुलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बाहर स्पिलेज हो गया। दूसरी बात है कि उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। यूजुअली ये सारी गाइडलाइंस जो है हमें पेशेंट को पहले बताने होते हैं, क्योंकि वो उनको अवेयरनेस नहीं होती है इस चीज की, तो वो अगर गलत तरीके से उसको करेंगे तो रीडिंग जो है वो फॉल्स आ जाएगी।
दूसरी चीज है कि स्पर्म पैरामीटर वो जब चेक करा रहे हैं तो सिर्फ एक सैंपल से हम लोग कभी भी नहीं कहते हैं कि ये उसका काउंट है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डे में भी जो मेन है वो लोग एजोस्पर्मिक हो सकते हैं, मे बी स्ट्रेस की वजह से या परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से भी उनके सीमेन पैरामीटर जो है वो कम हो सकते हैं। तो उनके लिए ये कि एक बार जो है आपने अगर 2 to 3 डेज के एब्सटिनेंस में अगर दिया है तो उसके बाद वो फिक्स्ड नंबर फिक्स डेट एब्सटेंस में ही वापस से उसको देना चाहिए, पैरामीटर सही आते हैं। बहुत प्रोलॉन्ग एब्सटेंस भी नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि डेड सेल्स ज्यादा आ जाते हैं, तो रीडिंग हमारी एक्यूरेट नहीं। और दूसरा जो लैब्स WHO गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं उनको ही वहीं पर स्टैंडर्ड टेस्टिंग करवानी चाहिए, क्योंकि बाकी जगह पे वो लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम इंटर लैब वेरिएशन बहुत देखते हैं सीमेन पैरामीटर्स में। Right, understood. So that means कि selection of lab is really important. जब हम अक्सर बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर इज इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि लैब आप सही चूज कीजिए। सो डॉक्टर खुशबू, वेरिएशन अगर रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, मान लीजिए कि एक बाहर से टेस्ट होकर आपके पास रिपोर्ट आई और एक आपने दोबारा से करवाई, तो यूजली ऐसे केसेस में आप किस तरीके से डील करते हैं? लाइक इट इज रियली डिफिकल्ट टू इंश्योर कि वो लोग दोबारा से टेस्ट करवाएं, और इज इट रियली सो कि आपके मेल सीमन एनालिसिस के लिए जब हम जा रहे हैं तो एक ड्रास्टिक फॉल होना पॉसिबल है? क्या ये सच में है? बिकॉज फीमेल्स में यूजली वी से कि आपका AMH इतना जल्दी डाउन आ गया, बट व्हाट अबाउट द मेल्स? क्या काउंट मोटिलिटी में एक ड्रास्टिक फॉल आता है? डेफिनेटली आता है, क्योंकि जो आज अगर सपोज हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो जो सीमन है, जो स्पर्म है, वो 90 डेज पहले, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन में 90 डेज लग जाते हैं, तो आज जो बाहर आया है वो 90 डेज पहले प्रोडक्शन उसका हुआ होगा। तो अगर कोई वैसा डे है जिसमें पर्टिकुलरली हस्बैंड ने बहुत हॉट टेम्परेचर में या फिर हीटिंग एनवायरनमेंट में, या उस दिन उन्होंने बहुत एक्सर्शन ले लिया है, बहुत स्ट्रेस ले लिया है, या कोई भी रीजन से उस दिन अगर पर्टिकुलर डे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उसके अगर हम 90 डेज के बाद चेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फॉल्सली लो काउंट या फिर नील स्पर्म्स मिल सकते हैं। तो ये उनमें एक अननेसेसरी का टेंशन क्रिएट कर देगा कि ऐसे कैसे हो गया कि मुझे मेरे में बिल्कुल है नहीं, क्योंकि इस चीज को मेरे जनरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ना वो किसी से शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इसको ये लोग स्टिग्मा से एसोसिएट करते हैं कि नहीं, किसी को डिक्लेयर नहीं करना है। तो ये चीजें हमें पेशेंट को प्रॉपर्ली काउंसिल करना होता है कि आज जो निकला है वो 90 डेज पहले प्रोडक्शन हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब मेरे पास अगर बाहर से सीमेन रिपोर्ट आती भी है तो मैं लैब का एक्रेडिटेशन देखती हूँ कि वो लैब WHO से उन्होंने WHO पैरामीटर्स यूज किए भी हैं या नहीं, वहाँ के जो डॉक्टर्स है वो सर्टिफाइड हैं कि नहीं सीमेन टेस्टिंग के लिए, क्योंकि सिर्फ पूरे सीमेन में से एक ड्रॉप सीमेन को लेके टेस्ट कर लेने से हमारी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। उसमें सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, फ्रक्टोज का काउंट कितना है, मोटिलिटी कितने % है, मॉर्फोलॉजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें रिपोर्ट देख के पता चल जाती है। फिर भी हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि आप एक बार जो है जहाँ पे प्रॉपर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है उनके अंडर में, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अंडर में, या प्रॉपर सर्टिफाइड पैथोलॉजिस्ट उनके अंडर में एक बार आप टेस्टिंग करो। यूजुअली पेशेंट के दिमाग में रहता है कि मैंने तो करा लिया है, दोबारा क्यों रिपीट करा रहे हैं, हमारा बहुत ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो बहुत डिफर करने लग जाते हैं। बिल्कुल। सो वी कैन से दैट सबसे ज़रूरी पार्ट है आपका टेस्ट करवाना, सही जगह से करवाना, सही टाइम पर करवाना। Dr. Khushbu, you just mentioned about count, motility, and the third thing was morphology. Count और motility is very common. हम एक जर्नल से रिपोर्ट देख के कहते हैं अच्छा इतना है, इतना कम, इतना ज़्यादा। But what about the morphology? We would really love to have few more equations related to this morphology. स्पर्म का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसका हेड होता है, उसका मिड पीस होता है और उसका टेल होता है। यूजुअली उसके मॉर्फोलॉजी में कभी अगर जो स्पर्म का हेड है वो अगर राउंड है, जिसको हम ग्लोबोजूस्पर्मिया कहते हैं, तो ऐसा स्पर्म इवन तो वो नंबर्स में तो हमें सही दिखाएगा कि हाँ काउंट अच्छा है, 30 मिलियन है, 40 मिलियन है, बट अगर उसका हेड जो है वो राउंड है तो वो केपेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। सिमिलरली अगर उसका टेल में प्रॉपर मोटिलिटी नहीं है तो वो भी आगे फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी नहीं कर पाएगा।
अगर मिड पीस गायब है तो ऐसे स्पर्म को एनर्जी जो मिलती है वो मिड पीस से मिलती है, तो अगर उसे एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोबिलिटी नहीं होगी। तो हमें हाई पावर माइक्रोस्कोप में ही स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली देखना पड़ता है कि उसकी जो तीनों पार्ट्स हैं सब कुछ इंटैक्ट है या नहीं है। यूजुअली जो लैब्स में जो माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं वो लोग 10x पावर में देख लेते हैं कि हाँ काउंट ठीक है, लेकिन हमको उसको 40x में मतलब 40 टाइम्स मैग्नीफाई करके, कभी कभी 400 टाइम्स मैग्नीफाई करके तब हमें क्लियरली अंदर दिखता है कि उसका हेड ठीक है, उसके टेल में फॉरवर्ड मोटिलिटी है या नहीं है, उसका मिड पीस इंटैक्ट है कि नहीं। कभी कभी पिन हेड होते हैं, मतलब उसका हेड जो है बस वो पिन जैसा, जैसे हमारा पेपर पिन होता है उसकी तरह भी पिन हेड होता है, तो ऐसा स्पर्म भी काउंट में वो भले ही ठीक है बट वो केपेबल फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। तो अगर हमने नॉर्मल लैब से कराई तो पेशेंट्स को लगता है कि मेरा तो काउंट मैडम 30 मिलियन आ रहा है, 40 मिलियन आ रहा है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो हमें उनको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नहीं, आपका मॉर्फोलॉजी जो है वो ठीक नहीं है, हेड राउंड है या पिन हेड साइज का है, तो इस वजह से वो जो ओवम के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केसेस को सजेस्ट किया जाता है आईवीएफ या इक्सी के लिए, जो जनरली पेशेंट्स को अगर पसंद नहीं आते हैं, तो उनको लगता है कि मेरा काउंट अच्छा है, मेरा सो एंड सो फ्रेंड है, उसको तो 30 मिलियन ही था, उसको तो नॉर्मल हो गया, मेरे को 40 मिलियन में क्यों बोला जा रहा है इक्सी के लिए। तो ये सारी चीजें उनके मन में। सो वी कैन से कि आपके काउंट, आपकी मोटिलिटी और उसके साथ मॉर्फोलॉजी, ये 3 चीजों को जरूर ध्यान में रखिए। डॉक्टर खुशबू, बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा कि अगर मेल इनफर्टिलिटी के कुछ इश्यूज हैं तो विद इन 3 मंथ्स डॉक्टर बोलते हैं कि यस वी कैन रेक्टिफाई दिस, वी कैन डील विद इट। व्हाई दिस 3 months of time, and is it really so कि हम मेल इनफर्टिलिटी केसेस को इस 3 महीने के गैप में ठीक कर सकते हैं? 3 मंथ्स इसलिए कि मैंने आपको बताया कि 90 डेज 3 मंथ्स एग्जैक्टली 3 मंथ्स स्पर्म प्रोडक्शन में लग जाते हैं। अगर हमने आज से चीजें रेक्टिफाई की, जैसे कि कुछ हमारे पास मेल्स आते हैं, उनको हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताते हैं कि स्मोकिंग, ये सारे हैबिट्स उनमें हैं, तो अगर वो आज छोड़ते हैं कंप्लीटली वो सारे हैबिट्स को, तब उनका जो है स्पर्म रिकवरी होते होते 3 मंथ्स लग जाता है। तो यूजुअली कहा जाता है कि 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट आपको लेना है, 3 मंथ से पहले आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि रिजल्ट में कोई ड्रामेटिक चेंजेस आएगा, क्योंकि यूजुअली पेशेंट जो है वो हर जगह इधर उधर उधर पूरे जगह पे ट्राई करते हैं। यूजुअली हम लोगों के पास पेशेंट बहुत लेट आते हैं, उसके पहले स्पेशली मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे वो सबसे पहले, हमारी पॉपुलेशन 60 to 70% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रूरल बैकग्राउंड से होती है, तो वहाँ पे वो लोग सबसे पहले अपने गांव के प्रैक्टिशनर से फिर उस तरह तरह के विटामिन सप्लीमेंट न्यूट्रिशन जड़ी बूटी सब कुछ ट्राई करके, और फिर जब सारे मेथड से उनको जब इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता तब वो फाइनली आते हैं कि नहीं अब हमको जो है वो आईवीएफ क्लिनिक में विजिट करना है। फिर वहां पे वो बिल्कुल दवाइयां लेना ही नहीं चाहते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि उनको जो पहले मेडिकेशन चले होते हैं वो बिना टेस्ट के ही चले होते हैं, उनमें ये टेस्टिंग कराई नहीं जाती कि जो स्पर्म अगर डिफेक्टिव दिख रहे हैं, हमें काउंट कम दिख रहा है, तो वो ब्लॉकेज की वजह से है या डिफेक्टिव प्रोडक्शन की वजह से है। बिना इस टेस्ट के, बिना हार्मोन के, बिना अल्ट्रासाउंड के उनको अननेसेसरी विटामिन से सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। फिर जब हम लोगों के पास आते हैं तो वो रेडी नहीं होते, वो कहते हैं दवा तो हम बहुत सालों से खा चुके हैं। तो हमें उनको मैसेज करना पड़ता है कि आपने बिना एग्जैक्ट डायग्नोसिस के वो मेडिकेशंस लिए हैं, अभी जो है हम लोग आपको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करेंगे और आपके कंडीशन के हिसाब से हम आपको मेडिसिन देंगे। और प्रोडक्शन में 3 मंथ्स लगेगा। किसी किसी को जिनको हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म है उनको 4 to 6 मंथ्स भी लग सकता है। कुछ लोगों को टैबलेट से इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, कुछ लोगों को हमें हार्मोनल इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। अगर हार्मोन के जो प्रोडक्शन है, हार्मोन के डेफिशिएंसी की वजह से अगर स्पर्म प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उनको 4 to 6 मंथ्स भी हमें हार्मोनल इंजेक्शन देने पड़ेंगे। तो ये ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज है, सबके लिए अलग अलग है। और कभी आई थिंक ऐसा मत सोचिए कि उसको डॉक्टर ने इतने मेडिसिन एडवाइस किए, मुझे इतने, व्हाट कुड बी